हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एग्जाम। और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिल्प पर। सो फ्रेंड्स, अपनी रेजोल्यूशन को दोहराते हुए जो है हमारा नेट 11 जून 2022, हम आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है आपका बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। अभी आप कहेंगे कि अभी तक तो हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अभी तक हम बात कर रहे हैं बाउंड्रीलेस वर्ल्ड की, अभी तक हम बात करें फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, अभी अचानक से हम बैरियर्स की बात कैसे करने लगे। तो इसको समझते हैं फ्रेंड्स। किसी भी नेशन की वेल्थ को, किसी भी नेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मापा जाता है उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व से। ये क्या है? फॉरेन करेंसी रिजर्व। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स क्या है? फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है आपके, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, तो आप जो आपका सामान उनको बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं या अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक्सचेंज हो रहा है, उसके बदले में आपको मिलती है उस देश की करेंसी। यानी कि अगर आपने यूएस के साथ व्यापार किया तो आपको मिलते हैं डॉलर, अगर आपने किसी और कंट्री के साथ व्यापार किया तो आपको उस स्पेसिफिक कंट्री की करेंसी मिलती है। और डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज इकट्ठी होकर आपके पास बनता है फॉरेन करेंसी रिजर्व। लास्ट लेक्चर में हमने मर्केंटिलिज्म थ्योरी के अंडर पढ़ा है कि किसी भी नेशन की वेल्थ को डिटरमाइन करने का तरीका है कि उसके पास गोल्ड एंड सिल्वर्स के कितने रिजर्व्स हैं। अभी हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं। द कॉन्सेप्ट इज सेम, द ओनली थिंग इज दैट हमने गोल्ड एंड सिल्वर को भी रिप्लेस कर दिया है। सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर नहीं है हमारे रिजर्व्स में, अब हमारे रिजर्व्स में है उसके साथ साथ फॉरेन करेंसीज। यानी कि अगर हम इंटरनेशनली व्यापार कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट देशों से हमारे पास जो करेंसीज एक्यूमुलेट होती हैं वो है हमारे नेशन की वेल्थ को मापने का एक पैमाना। अभी फॉरेन करेंसी रिजर्व, कोई भी देश चाहेगा कि उसकी वेल्थ ज्यादा से ज्यादा हो, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो कैसे बढ़ सकते हैं आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व? दो तरीके हैं इसके। फर्स्ट वन इज योर फर्स्ट मेथड इज योर इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज एक्सपोर्ट। और दूसरा है आपका रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स। वी ऑल नो एक्सपोर्ट क्या होते हैं। एक्सपोर्ट इज जब आप किसी बाहर के दूसरे देश को अपना सामान या फिर सर्विसेज या फिर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक्सचेंज कर रहे हैं, बेचते हैं, मतलब व्हाट गोज आउट फ्रॉम योर कंट्री, दैट इज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट भी आपको पता है कि जो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं वो है हमारे लिए इंपोर्ट। फॉरेन करेंसी रिजर्व कैसे बढ़ेंगे? फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेंगे जब हम हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स सर्विसेज दूसरे देशों में प्रोवाइड करवाएंगे तो उनसे हमें रिसीव होगी उस देश की करेंसी और हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे। और दूसरा है आपका रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। सपोज हम अपने इंपोर्ट को भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं और अपने इंपोर्ट को कम कर लेते हैं दूसरे देशों के साथ, तो हमें उनको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व सेफ रहेंगे। अल्टीमेटली हम अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं? एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सब्सिडाइज्ड द एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट पे आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जो कंपनी, जो फर्म एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रमोट करने के लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, सो दैट कि उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कम अमाउंट में सेल हो सके और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके। इन द सेम वे हम रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं इंपोर्ट को? इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ट्रेड बैरियर्स लगाती है। ट्रेड बैरियर्स यानी कि गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स लगा देती है। ट्रेड बैरियर्स क्या है? ट्रेड बैरियर्स आर द ऑब्स्टेकल्स, ट्रेड बैरियर्स आर द थिंग्स दैट प्रिवेंट द फ्री एक्सचेंज ऑफ द गुड्स बिटवीन द नेशंस। जो आपके गुड्स और सर्विसेज को, डिफरेंट प्रोडक्शन के फैक्टर्स को फ्रीली एक्सचेंज नहीं होने देते हैं, उनको कहते हैं ट्रेड बैरियर्स।
ये ट्रेड बैरियर कौन लगाता है? ये लगाती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी जो अपने देश के लिए डिसीजन ले सकती है कि हमारे देश में ये सामान नहीं आ सकता है, इतने अमाउंट में आ सकता है, इतनी क्वांटिटी में आ सकता है। गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी टू डिसाइड दैट। और नाउ द क्वेश्चन अराइज कि गवर्नमेंट ये ट्रेड बैरियर लगाती क्यों है? व्हाई डू गवर्नमेंट इंटरफेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट? बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट इंटरफेयर ही क्यों करती है इंटरनेशनल मार्केट में? हम गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के रीजन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरवेन ही क्यों करती है, या फिर बैन क्यों लगाती है, ट्रेड को मुश्किल क्यों बनाती है, फ्री फ्लो क्यों नहीं अलाउ होने देती है? तो इसके दो रीजन है। फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक रैशनली, एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक रैशनली। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक कारण क्या है, नॉन इकोनॉमिक मतलब गैर आर्थिक कारण है। इकोनॉमिक रैशनल में हमारे पास आता है सबसे पहले इन्फेंट इंडस्ट्रीज। इन्फेंट मतलब क्या? इन्फेंट मतलब बेबी और इंडस्ट्रीज लग गया तो मतलब बेबी इंडस्ट्रीज, मतलब जिन्होंने अभी ग्रो करना शुरू किया है। लाइक इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो हमारे लिए आईटी, हमारे लिए कम्युनिकेशन, हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इंडस्ट्रीज अभी, सनराइज इंडस्ट्रीज भी हम इनको बोलते हैं, तो ये इंडस्ट्रीज अपनी ग्रोथ कर रही हैं, मतलब दे आर इन देयर बिगिनिंग फेज ऑफ देयर ग्रोथ। इन इंडस्ट्रीज को बाहर के कंपटीशन से बचाने के लिए, बाहर के नेशंस की कंपनियों के कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इन पे ट्रेड बैरियर्स लगा देती है, बाहर के देश हमारे देश में नहीं हमारी कंट्री में नहीं आ सकती, वहाँ की कंपनीज, हम उनसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, माल नहीं कर सकते, सो दैट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके। इन इंडस्ट्रीज को अपना ग्रोथ का स्पेस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगाती है। सेकेंड इज योर बीओपी पोजीशन। बीओपी पोजीशन क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? आपकी फॉरेन करेंसीज के इनकमिंग एंड आउटगोइंग का ये लेखा जोखा है। मोटा मोटी हम समझेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि एक साल में आपके देश से कितनी फॉरेन करेंसी बाहर गई है और कितनी फॉरेन करेंसी आपके देश में आई है, ये आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट टूल है फ्रेंड्स आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो आपको बताता है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कि आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में क्या डिफरेंस है, उसके जो ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग है वो होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपका अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट कम है तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एंड एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड मोस्टली नेगेटिव होता है और उसकी वजह से हमारा बीओपी भी नेगेटिव होता है। द पर्सिस्टेंट नेगेटिव और पर्सिस्टेंट डेफिसिट इन द बीओपी कंपेल द नेशन टू पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर इंटरनेशनल ट्रेड। बीओपी की नेगेटिवनेस की वजह से हमें इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर्स लगाने पड़ते हैं, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है सो दैट कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन फेवरेबल हो सके, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सके और इंपोर्ट को रोक सके। इसका थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कोई भी देश है वो चाहता है कि उसके देश में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर बाहर की इंडस्ट्रीज वहाँ पे आएंगी, सपोज ए कंट्री है, दिस इज ओपन टू ऑल, तो ये सब अलग अलग नेशंस की इंडस्ट्रीज वहाँ पे आती हैं और अपने प्लांट वगैरह वहाँ पे एस्टेब्लिश करती हैं।
तो क्या होगा, उस देश की इंडस्ट्रीज को मौका नहीं मिलेगा आगे आने का। एंड सेकेंड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि अगर आपकी खुद की इंडस्ट्री है तो आप अपने खुद के देश के लोगों को मौका देंगे वहां पे काम करने का। लेकिन अगर बाहर की फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आ रही है, एमएनसी यहाँ पे आ रही है, तो ऑब्वियसली वो अपने खुद के ही बंदे हायर करेंगी और आपके देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, तो वो कंट्री तो डेफिनेटली चाहेगी कि उसके देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, तो उसके लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को वो प्रेफरेंस देगी और बाहर की कंट्री कंपनीज को, बाहर के इवन गुड्स एंड सर्विसेज को वो रेस्ट्रिक्ट करेगी। सो दीज आर द थ्री इकोनॉमिक रैशनल और दी थ्री इकोनॉमिक रीजन जिनकी वजह से गवर्नमेंट इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करती है या फिर ट्रेड बैरियर जैसी चीजें लगाती है। अभी कुछ कारण भी हो सकते हैं जो आर्थिक तो नहीं है लेकिन किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज योर प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चर। नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चर, हर एक देश का यूनिक कल्चर है, हर एक देश की अपना यूनिक पहचान है। तो कई बार क्या होता है, जब हम बाहर का कल्चर, बाहर के देश, बाहर की कंपनीज हमारे कल्चर के साथ मिक्स होती है तो हमारा कल्चर अपनी यूनिकनेस को खोने लगता है। तो कुछ कंट्रीज क्या करती हैं कि वो अपने कल्चर को इंटेक्ट रखना चाहती हैं, दैट्स व्हाई दे पुट बैरियर्स ऑन द ट्रेड, दे डोंट अलाउ फॉर द फ्री ट्रेड, वो कुछ एरियाज को बैन कर देती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कनाडा एंड रशिया हैज पुट बैन ऑन द फॉरेन मीडिया, कि रशिया और कनाडा में फॉरेन मीडिया वहाँ के देश को एक्सेस नहीं कर सकता है। सो इसी तरह से वो एक स्पेसिफिक सेक्टर को, स्पेसिफिक कोई एक सेगमेंट हो सकता है, उसको बाहर के देशों के लिए ब्लॉक कर देती हैं। सो दिस एक्ट एज अ बैरियर फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ इवन आइडियाज टू। सेकेंड थिंग इज trade as a bargaining tool. Trade as a bargaining tool. ट्रेड एज अ बार्गेनिंग टूल कैसे यूज हो सकता है? जो दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही है, तो जो एक लाइक बिगर नेशन है, जो पावरफुल नेशन है, वो उसको एज ए नेगोशिएशन टूल भी यूज करता है। Just for example, the US threatened the China that it will put restriction on trade if China doesn't modify its intellectual property right law. अगर चाइना ने अपना IPR लॉ मॉडिफाई नहीं किया तो यूएस उस पर ट्रेड बैरियर लगा देगा। तो बस ये तो यूएस की दादागिरी हुई ना, लेकिन उसके पास यह पावर है और चाइना का बहुत सारा ट्रेड यूएस के साथ होता है, तो चाइना अपने रिलेशन को, ट्रेड रिलेशन को खराब नहीं करना चाहेगा। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चाइना को उसकी शर्त को कंसीडर करना ही पड़ेगा। थर्ड थिंग इज प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड ह्यूमन राइट। कई बार नेशंस अपने देश के लोगों को, उनके ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं, सो दैट कि हर तरह की चीज़ें उनके देश में नहीं आ सकती, ओनली द स्टैंडर्डाइज थिंग कैन एंटर इन देयर कंट्री। सो वो ये रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं अपने कंज्यूमर और अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि एक सेफ हेल्दी चीज़ें जो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके, एक स्टैंडर्ड को एक स्टैंडर्ड के जो एक पैमाने पे खड़ी है, सिर्फ वही चीज़ें उनकी कंट्री में आ सकती हैं। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड के रीजंस क्या क्या है। इन 6 कारणों से गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, इन 6 कारणों से गवर्नमेंट बैरियर्स लगाती है ट्रेड पे। नाउ हम डिटेल में समझेंगे कि ये ट्रेड बैरियर्स कौन कौन से हैं। सो ये ट्रेड बैरियर्स हो सकते हैं आपके 2 तरह के, और हम इनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड कंट्रोल। 2 तरह के हो सकते हैं ये, टैरिफ बैरियर एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर।
टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर्स क्या है? टैरिफ बैरियर्स आर द डायरेक्ट मेजर्स जो कि आपके इंटरनेशनल ट्रेड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। और ये क्या है? ये है आपके इनडायरेक्ट मेजर्स। ये क्या करते हैं? जो भी गुड्स सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनीथिंग उसके प्राइस पर इफेक्ट डालते हैं। तो ये प्राइस पर इफेक्ट डालेंगे। और ये क्या करेंगे? ये इफेक्ट करेंगे क्वांटिटी पे कि कितना सामान हम लोग दूसरे देशों से मंगवा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेंगे? ये बेसिकली आपके प्राइस को इफेक्ट करके उसको सामान को महंगा कर देंगे किसी भी देश में इंपोर्ट करने के लिए। और ये क्या करेंगे? ये उस देश में किसी भी सामान को मंगवाने की क्वांटिटी को इफेक्ट करेंगे, यानी कि इससे ज्यादा क्वांटिटी में आप नहीं मंगवा सकते। तो हम डिटेल में समझेंगे एक एक करके कि क्या क्या मेजर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैरिफ बैरियर्स के बारे में। टैरिफ बैरियर कौन कौन से हैं हमारे पास? तो टैरिफ बैरियर सबसे पहले आता है आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट टैरिफ। एक्सपोर्ट टैरिफ किस पे लगाया जाता है? जो सामान हम अपने देश से बाहर भेजेंगे उस पे एक्सपोर्ट टैरिफ लगाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है डेफिनेटली। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जिनको अपने देश के लोगों के लिए, अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बचाना जरूरी है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो हमारे देश से बाहर जाए। सो गवर्नमेंट पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट सो दैट कि वो अपने देश में ही रहे, अपने देश की मार्केट में वो अवेलेबल हो सके। जस्ट लाइक कि ऑनियंस पे गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है और सीड्स वगैरह पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। तो सो दैट कि वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए उनको बचाना चाहती है। इंपोर्ट ड्यूटी सेकेंड इज योर। इंपोर्ट ड्यूटी क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी इज लेवाइड बाय द इंपोर्टिंग नेशन, यानी कि जो देश उसको इंपोर्ट कर रहा है उस देश की सरकार लगाती है इंपोर्ट ड्यूटी। लाइक हमने अमेरिका से कुछ सामान को इंपोर्ट किया, कुछ मशीनरीज को इंपोर्ट किया, कोई नई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी। और वो जब सामान हमारे पास पहुंचेगा तो वो महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम वहां से इंपोर्ट ना करके अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से, डोमेस्टिक कंपनी से वो गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करें। थर्ड इज योर ट्रांजिट ड्यूटी। ट्रांजिट ड्यूटी क्या है? जब सामान, सपोज ए कंट्री से सामान जा रहा है बी कंट्री को, लेकिन ये डायरेक्ट ना जाके पहले पहुंचता है सी कंट्री में और फिर सी कंट्री से ये जाता है बी कंट्री को। तो सी कंट्री इस पे कुछ ड्यूटी, कुछ टैक्स लगाती है जिनको बोला जाता है ट्रांजिट ड्यूटी। यानी कि रास्ते में ऑन द वे आने वाली कंट्रीज जिनके थ्रू होकर सामान या तो एक कंट्री में जा रहा है या आ रहा है, वो उस पर अगर कोई टैक्स लगाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट टैरिफ और ट्रांजिट ड्यूटी। फिर आपका आता है स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है? ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, छोटी छोटी टर्म्स है, इनको समझना जरूरी है क्योंकि अक्सर ये आपसे इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है। आपको कुछ एग्जांपल्स देके पूछ लिया जाएगा कि कौन सी टाइप की ड्यूटी ये है। तो स्पेसिफिक ड्यूटी जो आपके पर यूनिट लगाई जाएगी, ठीक है, जो आपको पर केजी, पर गैलन, पर लीटर लगाती जाती है, वो है आपकी स्पेसिफिक ड्यूटी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपने 10 कार्स जापान से मंगवाई है इंडिया में। आप ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया की, आपने 10 कार्स, 10 ऑटोमोबाइल्स जापान से इंपोर्ट किए हैं। सो पर कार गवर्नमेंट क्या कहेगी? आपको $200 का आपको स्पेसिफिक ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो दिस इज पर कार, यानी कि एक कार पे आपको ये ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी वो कार $1500 की है, आपकी वो कार $5000 की है, इट डजेंट मैटर। आपको ऑन द नंबर ऑफ कार्स आपको ये ड्यूटी पे करनी है। ये पर लीटर हो सकती है, पर गैलन हो सकती है, पर ये पर के हिसाब से काम करती है, यानी कि प्रत्येक यूनिट पर लगाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका
एड वॉलरम ड्यूटी। एड वॉलरम, एड वॉलरम कैसे लगाई जाएगी? एड वॉलरम इज लेवाइड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी कि आपकी गुड्स के जो प्राइजेस हैं उसके एक परसेंटेज के टाइप में ये ड्यूटी लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने यूएस से कुछ सामान इंपोर्ट किया है, दैट इज लाइक हम मान के चलते हैं फॉर 2 लाख रुपीज, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई आपको इस पे 10% के हिसाब से एड वॉलरम ड्यूटी पे करनी है। तो जब आप एज अ परसेंटेज ऑफ लाइक जितने का माल है उनके प्राइस के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज के रूप में ड्यूटी पे करते हैं, तो दैट इज योर एड वॉलरम ड्यूटी। फिर आपका आता है कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी, कंपाउंड ड्यूटी अब आपका क्या है, स्पेसिफिक और एड वॉलरम को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये आपका बनता है कंपाउंड ड्यूटी, यानी कि यहाँ पे आपको पर यूनिट भी टैक्स पे करना है, उस पर ड्यूटी देनी है, टैरिफ देना है, और एज अ होल उस थिंग का जितना प्राइस है वो परसेंटेज के रूप में भी आपको देना है। इसका एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज आपने किसी बाहर के देश से कुछ चीनी इंपोर्ट किया, यू इंपोर्ट शुगर, तो अगर आपने 10 किलो शुगर वहां से इंपोर्ट की है एट द रेट 50 रुपए के हिसाब से पर केजी, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हर 1 किलो पे आपको 2 रुपए देने हैं। सो यहाँ पे आपको 100 रुपीज हुई आपकी स्पेसिफिक ड्यूटी, और दूसरा गवर्नमेंट बोलती है उस पे आपको जितना आपका टोटल अमाउंट है उस पे आपको 2% एड वॉलरम ड्यूटी पे करनी है। तो आप यहाँ पे 2% ऑफ 500 एड वॉलरम ड्यूटी पे करते हैं, तो ये आपका आता है 100 प्लस 10, यानी कि 110 रुपये टोटल आपको कंपाउंड ड्यूटी देनी है किस पे, 50 किलो शुगर के इंपोर्ट करने पे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर कंपाउंड ड्यूटी। सो फ्रेंड्स, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि टैरिफ बैरियर कौन कौन से हैं। टैरिफ बैरियर, फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट ड्यूटी, दैट इज डिवाइड बाय द एक्सपोर्टेड कंट्री। जिस कंट्री से माल एक्सपोर्ट हो रहा है वो अपने बाहर जाने वाले माल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है, सो दैट उस माल को अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बचाया जा सके। सेकेंड इज योर इम्पोर्ट ड्यूटी, कि बाहर से आने वाले इम्पोर्टेड कंट्री के द्वारा यह ड्यूटी लगाई जाती है कि बाहर से आने वाला सामान हमारे लोगों के लिए महंगा हो सके और वो इसके कंपैरिजन में डोमेस्टिक जो हमारे प्रोडक्शन है उसको प्रेफर करें। थर्ड इज योर ट्रांजिट ड्यूटी, जब एक देश से दूसरे देश में माल होकर गुजरता है तो जो बीच में जिस कंट्री से होकर गुजर रहा है वो जो उस पर टैरिफ लगा रही है, टैक्स लगा रही है, दैट इज योर ट्रांजिट ड्यूटी। नेक्स्ट इज योर स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी इज पर यूनिट ऑफ द थिंग्स, पर यूनिट ऑफ द आर्टिकल्स जो ड्यूटी लगाई जाएगी उसको स्पेसिफिक ड्यूटी कहेंगे। फिर आपका आता है एड वॉलरम ड्यूटी। एड वॉलरम ड्यूटी इज ऑन द टोटल अमाउंट और टोटल प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड थिंग्स, and compound duty is the mixture of specific and ad valorem duty. So friend, this was all about your tariff barrier. Now we will study about the non tariff barriers, कौन कौन से हैं। So non tariff barriers में आपका सबसे पहले आता है डायरेक्ट प्राइस इन्फ्लुएंस। डायरेक्ट प्राइस इन्फ्लुएंस, यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इंपोर्ट पे ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हो डायरेक्टली, लेकिन आप अपने एक्सपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हो इस तरीके से, या फिर कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इंपोर्ट को हैम्पर हो रहा है, आपका फ्री इंपोर्ट आप अलाउ नहीं कर रहे। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, फर्स्ट हो सकता है इसका यहाँ पे सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट। सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट यानी कि आप अपने एक्सपोर्ट को सस्ता कर रहे हो। आपका एक्सपोर्ट जब सस्ता हो जाएगा तो आपका सामान विदेशों में सस्ता बिकेगा और आपकी मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। सो कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट कर रहे हो सो दैट आपके इंपोर्ट को कम किया जा सके। सेकेंड आपका आता है यहाँ पे एड्स एंड लोन्स। एड्स एंड लोन, इनको कई बार बोलते हैं टाइड लोन्स।
टाइड लोन्स क्या होते हैं, एक देश दूसरे देश को कुछ लोन्स प्रोवाइड करता है ऑन दैट कंडीशन कि आप इन पैसों का प्रयोग करेंगे हमारे देश से इंपोर्ट करने के लिए या हमारे देश से सामान मंगवाने के लिए। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट कर रहा है, लोन तो दे रहा है लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, आपको हमसे सामान खरीदना चाहिए। सो ये दो तरीके हैं जहाँ पे आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। फिर आपका आता है सेकंड आता है, आप यहाँ पे क्वांटिटी कंट्रोल करते हैं। क्वांटिटी कंट्रोल का मतलब क्या है, आप मना नहीं कर रहे हो बाहर से कुछ भी सामान आपके देश में आने को, बस आप लिमिट कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि कितना वॉल्यूम आपकी कंट्री में आ सकता है। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके उनको डिटेल में समझेंगे कि क्वांटिटी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो क्वांटिटी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला मेथड जो वेल नोन मेथड है दैट इज कोटास। कोटा क्या है, कोटा कंट्रीज लिमिट स्पेसिफाई कर देती हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, इस स्पेसिफाइड सर्विस के लिए इतने अमाउंट से ज़्यादा, इतनी यूनिट से ज़्यादा हमारी कंट्री में इंपोर्ट नहीं हो सकता है। तो कोटा अल्टीमेटली द ट्रेड बैरियर्स जो लिमिट कर देते हैं आपके फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को बिटवीन द नेशंस। सेकेंड थिंग इसमें आती है आपकी वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट क्या होते हैं, दीज आर द इनफॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द नेशन जिसमें एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने आप को लिमिट कर लेती है, अपने एक्सपोर्ट को लिमिट कर लेती है सो दैट इम्पोर्टिंग कंट्री को उस पर कुछ ट्रेड बैरियर्स वगैरह ना लगाने पड़े। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। इन 1980 यूएस कन्विंस द जापान कि वो अपने ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट को लिमिट कर देगा। कहाँ के लिए, यूएस की मार्केट के लिए, यानी कि जापान अपने ऑटोमोबाइल एक स्पेसिफिक अमाउंट से, स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार, इससे ज़्यादा जापान अपने कार्स को यूएस में नहीं बेचेगा, क्योंकि यूएस की जो कार थी दे वर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी दैट वाज थ्रेटन्ड बाय द फ्यूल एफिशिएंट एंड चीप और इकोनॉमिक कार ऑफ जापान। तो यहाँ पे यूएस ने जापान को कन्विंस किया और जापान ने अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि मैं 1000 यूनिट और 10,000 यूनिट कार से ज़्यादा एक साल में यूएस के मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। और इसका नेक्स्ट है आपका ऑर्डरली मार्केट अरेंजमेंट। ऑर्डरली market arrangement. Orderly market arrangement is the formal agreement between the two nations where they agree to put restriction on the international trade and preserve the market for their domestic industry. यहाँ पे क्या करते हैं कि दो नेशन अपने आप एग्रीमेंट कर लेते हैं अपने बीच में कि हम इतने अमाउंट से ज़्यादा या इस फील्ड में, इस स्पेसिफिक सेक्टर में फॉरेन एमएनसीज को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, फॉरेन कंपनीज को नहीं अलाउ करेंगे और वहाँ की मार्केट को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए सेव करेंगे। इसका एक एग्जांपल है आपका मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। 1973 में मल्टी फाइबर एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट की वजह से क्या हुआ कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, डोमेस्टिक फॉर्म्स के लिए प्रोटेक्ट किया गया और इसकी वजह से बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ की मार्केट को बहुत बेनिफिट हुआ। इसी मल्टी फाइबर एग्रीमेंट की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल मार्केट बूस्ट हो पाई थी, क्योंकि उन्होंने बाहर की कंपनीज को अपने देश में आने से रोक लिया था और उस पूरी मार्केट को, 80% मार्केट को अपने लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए प्रिजर्व कर दिया था। नेक्स्ट इज योर एम्बार्गो। एम्बार्गो को हम हिंदी में बोलते हैं घाटबंदी। एम्बार्गो क्या है, एम्बार्गो इज अ गवर्नमेंट ऑर्डर कि आप एक स्पेसिफिक कंट्री से आइदर
या फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री से नहीं मंगवा सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियली आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि आप एक प्रोडक्ट को या किसी दूसरे नेशन के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। इन 1980 क्या हुआ था कि यूएस वॉज सफर्ड बाय द ऑयल और पेट्रोलियम एम्बार्गो बाय द ओपेक कंट्री। ओपेक कंट्री ने यूएस के साथ अपने पेट्रोलियम को या ऑयल प्रोडक्ट को शेयर करने से मना कर दिया या उन्होंने उस पर बैन लगा दिया था। तो ऐसे कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ या फिर किसी दूसरे देश के किसी प्रोडक्ट के साथ एम्बार्गो को पुट कर सकता है। एम्बार्गो इज सिंपली अ बैन। ये क्या है, आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पस के लिए लगाया जा सकता है। इसका है कि रशिया और क्यूबा, रशिया हैज पुट बैन ऑन द ट्रेड विद क्यूबा, कि रशिया क्यूबा एक कंट्री है जिसके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो रशिया हैज पुट बैन और रशिया हैज पुट एम्बार्गो ऑन द दैट स्पेसिफिक कंट्री। तो ये आपके किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, ये स्पेसिफिक किसी सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, ये स्पेसिफिक किसी कंट्री से भी रिलेटेड हो सकता है। तो एम्बार्गोज क्या करते हैं, एम्बार्गो कुछ समय के लिए भी लगाए जा सकते हैं और फिर उसको हटाया भी जा सकता है। तो ये आपके एक फ्री ट्रेड के बीच में बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल्स हैं। नॉर्मली क्या हो जाता है, जब दो देशों के बीच में पॉलिटिकल रिलेशन खराब हो जाते हैं या फिर किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है, तो उसके इफेक्ट को अपनी कंट्री पे आने से बचाने के लिए गवर्नमेंट एम्बार्गो लगा देती है। नेक्स्ट इज योर बाय लोकल लेजिस्लेशन। बाय लोकल लेजिस्लेशन मतलब क्या है, अभी कोविड के ड्यूरिंग आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा एक दौर चला है कि हम अपने ही देश की सर्विसेज को, अपने ही देश की गुड्स को प्रेफर कर रहे हैं। सो बाय लोकल लेजिस्लेशन में क्या है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग का मोस्ट ऑफ द पार्ट अपने डोमेस्टिक आर्टिकल्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे स्पेंड करती है। सो जो एक कॉन्सेप्ट चला है थिंक ग्लोबली बाय लोकली, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी ग्रीन पॉलिटिक्स का एक पार्ट है कि हमें सोच अपनी ग्लोबली रखनी चाहिए लेकिन सपोर्ट हमें अपने खुद के देश की इंडस्ट्री को करना चाहिए। तो गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है, वो अपने एक्सपेंडिचर का मोस्ट ऑफ द पार्ट डोमेस्टिक चीज़ों पे, डोमेस्टिक आर्टिकल, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करती है, सो दैट उस देश के नेशनल्स भी उनको फॉलो करें और उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके। Next is your testing standards. So countries have their classification, labeling and testing standards so that कि उनके देश में बहुत अच्छी चीज़ें आ सके और उनके देशवासियों की हेल्थ को, उनके लाइक ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, एज वेल एज उनकी लोकल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिले। तो इसके एक एग्जांपल को हम समझेंगे, गुच्ची एंड वर्साचे, सबने सुना होगा, दीज आर द इटालियन कंपनीज। So they are like, it is mandatory for them to mention made in China on that garment that use the silk from the China. उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने उन गारमेंट में मेड इन चाइना मेंशन करें जिनके लिए उन्होंने चाइना से सिल्क इंपोर्ट किया है। सो दीज आर द टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हो रहा है। उन्होंने सिल्क अगर चाइना से यूज़ किया है तो उनके क्लोथ्स बन गए, उनके गारमेंट्स बन गए मेड इन चाइना। तो चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे ये टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को इम्पोज करके अपनी लोकल मार्केट को प्रमोट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, दीज वर सम नॉन टेरिफ बैरियर्स। इसके आगे भी हम समझेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं। फिर है आपका स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली यू नीड योर गवर्नमेंट्स परमिशन, उसको समटाइम लाइसेंस भी बोला जाता है। और इसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ती है फॉरेन करेंसीज की भी। सो अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, अब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को
इंटरनेशनली पॉपुलर नहीं होने देना चाह रही है या फिर उसको इंपोर्ट को वो रोकना चाह रही है, तो वो उसके इंपोर्ट की परमिशन, उसके इंपोर्ट का लाइसेंस आपको नहीं देती है, या फिर अगर उसके लिए जो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए है वो फॉरेन करेंसी आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि आप उस चीज को कम से कम इंपोर्ट करें या फिर इंपोर्ट ना करें। तो दैट्स वाई द गवर्नमेंट डिनाई द परमिशन ऑफ इंपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फिर आपका आता है टेक्निकल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स इन ट्रेड। कई बार क्या होता है कि टेक्निकली गवर्नमेंट इन चीज़ों को या फिर टेक्निकली ऐसे स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश कर देती है जिससे कि उन चीज़ों का इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे कि इंडिया से बाहर जाने वाली चीज़ों को भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को पार करना पड़ता है या उन पर खरा उतरना पड़ता है। सो इट्स नॉट ईजी कि हम बहुत सारी चीज़ों को एकदम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज ने अपने कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स इस तरह से सेट किए होते हैं कि उनको पार करना मुश्किल हो जाता है, तो सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जो चीज़ें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर माप पर खरी हैं सिर्फ वो चीज़ें ही देश से बाहर जा सकती हैं। तो कई बार इंपोर्ट को डिफिकल्ट बनाने के लिए भी इन जेन्युइन स्टैंडर्ड्स कंट्रीज एस्टेब्लिश कर सकती हैं। सो कोई भी टेक्निकल है स्टैंडर्ड है वो कितना जेन्युइन है, वो कितना इनजेन्युइन है, उसका पता कैसे चलता है? उसको अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स इंपोर्टर्स के लिए नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली दैट इज इनजेन्युइन टेक्निकल बैरियर। फिर इसके बाद आपका आता है 9th आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। एडमिनिस्ट्रेटिव डिले क्या है आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव डिले की आपने जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होने के लिए कागज कार्रवाई करनी होती है, कुछ आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, कुछ आपको रूल्स रेगुलेशन को पूरा करने होता है, गवर्नमेंट जानबूझकर उनको इतना डिफिकल्ट बना देती है कि उनके आप उन चीज़ों के इंपोर्ट को सक्सेसफुली और टाइमली नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड दीज आर ऑल अबाउट द नॉन टैरिफ बैरियर। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या क्या है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट प्राइस इन्फ्लुएंस। यहाँ पे गवर्नमेंट इंपोर्ट को कुछ नहीं करती है लेकिन वो अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट मेजर्स को अपनाती है। इनमें सबसे पहले सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट, और फिर है आपका टाइड लोन्स, एड्स और लोन, जिसमें गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करती है कि आप सिर्फ उनकी कंट्री से ही इंपोर्ट करेंगे। सेकेंड, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, आपके क्वांटिटी को कंट्रोल कर लेती है, यानी कि नंबर ऑफ थिंग्स और अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ द थिंग्स जो आप किसी भी नेशन से इंपोर्ट कर सकती है। इसके लिए वो डिफरेंट तरीके अपनाती है। सबसे पहले कोटाज है, कोटाज में अमाउंट फिक्स कर दी। जैसे हमें पता है कोटा क्या होता है कि नंबर ऑफ थिंग्स का इतने ही परसेंट, इतना ही वॉल्यूम, इतने ही अमाउंट की चीजें आप किसी दूसरे देश से मंगवा सकते हैं। फिर आपका आता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट, जहाँ पे जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो खुद अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेती है, दूसरी कंट्री, इंपोर्टिंग कंट्री उसको कन्विंस कर लेती है आप इससे ज्यादा माल हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। थर्ड है आपका ऑर्डरली मार्केट अरेंजमेंट। ऑर्डरली मार्केट अरेंजमेंट क्या है? दिस इज द फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशन, जहाँ पे वो अपने किसी भी सेक्टर को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्ट कर देते हैं। फिर आपका आता है एम्बार्गो, जिसको कहते हैं घाटबंदी। एम्बार्गो का मतलब है कंप्लीट बैन आइदर ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विसेज और ऑन अ नेशन। फिर आपका आता है बाय लोकल लेजिस्लेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग का मोस्ट ऑफ द पार्ट लोकल थिंग्स पे स्पेंड करती है सो दैट उनकी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके। और फिर आपका आता है टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स में अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए जहाँ पे कुछ लेबलिंग के स्टैंडर्ड है, कुछ पैकेजिंग के स्टैंडर्ड, कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज अपने एस्टेब्लिश करती हैं। जस्ट लाइक गुची एंड वर्साचे के केस में हमने मेड इन चाइना का एग्जांपल देखा। फिर आपका आता है स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायरमेंट, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है फॉर इंपोर्टिंग सम गुड्स एंड सर्विसेज, एज वेल एज आपको फॉरेन करेंसीज की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो इट्स ऑन गवर्नमेंट विश वो उस इंपोर्ट को कितना प्रमोट या डिमोटिवेट करना चाहती है। फिर आपका आता है टेक्निकल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स क्या है? जो आपके कुछ स्पेसिफिकेशंस है कि इसी स्पेसिफिकेशन की चीज़ें हम वहाँ से किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेड बैरियर इन इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है सो लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।